जूलॉजी टीचर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, द बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया है और ये लेक्चर नंबर 4 है इस चैप्टर का। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। द बायोलॉजी में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि बायोलॉजी क्या होती है, उसके बाद हमने कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस की और उसके बाद जो है हमने कुछ जो एवोल्यूशन की बात की थी। लास्ट वीडियो में हमने जो है एवोल्यूशन की बात की थी, कैसे एवोल्यूशन हुआ। फिर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल मेथड, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। बायोलॉजिकल मेथड्स, ये टॉपिक मैं प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा दोबारा से इसके बारे में हम रिव्यू करते हैं कि क्या है बायोलॉजिकल मेथड, ताकि आपके सारे जो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड्स? द मेथड्स विच इज़ यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो मेथड जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए होते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स। मीन साइंटिस्ट जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है ना। जैसे हमारी लाइफ में डिफरेंट जो है प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, उसको सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट जो है आइडियाज़ देते हैं, डिफरेंट सोल्यूशन ढूंढते हैं और डिफरेंट सोल्यूशन जो है परफॉर्म करते हैं, मेथड परफॉर्म करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह सेम साइंटिस्ट जो है कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब आती है तो वो क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स जो स्टेप यूज़ करते हैं उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है, मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, इसको साइंटिस्ट जो है सॉल्व करते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम एसोसिएट विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वो तमाम प्रॉब्लम्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट करती हो, वो तमाम प्रॉब्लम जो कि लाइफ के साथ रिलेट करती हो, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कुछ भी, ठीक है ना, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब ह्यूमन जो है, सब जो इनसे इनकी लाइफ से कुछ भी रिलेट करता हो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उनकी हेल्थ उनकी लाइफ से रिलेट करती है, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती है, ठीक है ना। और इसके अलावा डिजीज कोई होती है तो वो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आती है। तो इस तमाम चीज़ें जो है ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आती है जो कि लाइफ से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती हो, तो वो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स यूज होते हैं दैट आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड्स। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि बायोलॉजिकल मेथड में यूज होते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मेथड है जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो कि यूज़ होते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। कौन कौन से स्टेप्स है? सो नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब सबसे पहले तो साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, मतलब कौन सी प्रॉब्लम है उसको ऑब्जर्व करते हैं बाय यूजिंग देयर सेंसेस, और जो है जो भी है हर लिहाज से उसको ऑब्जर्व करेंगे सही से। ऑब्जर्व करने के बाद क्या होगा कि डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन ऑब्जर्वेशन में ही आता है, ठीक है ना। ये डेटा कलेक्शन मतलब मीन्स कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी और साइंटिस्ट ने कुछ अगर स्टेटमेंट दी है या कुछ डेटा कलेक्ट किया है, कुछ रिपोर्ट दी है, उसको स्टडी करेगा, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन में ही आएगा, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन होगी, डेटा कलेक्शन के बाद क्या होगा कि हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जो है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दी जाती है, इसमें स्टेटमेंट देगा। इसमें हाइपोथेसिस में जो है रीजनिंग होती है जो कि दो तरह की होती है, द वन इज इंडक्टिव, द अदर वन इज डिडक्टिव, ठीक है ना। ये भी हाइपोथेसिस में ही काउंट होगा। देन जो है एक्सपेरिमेंट होगा, मीन्स उस जो हाइपोथेसिस दी गई है, जो कि डेटा कलेक्शन हो रही है, जो कि ऑब्जर्वेशन हो रही है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा। एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो है अब कंक्लूजन निकलेगा, उसका रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट निकलने के बाद क्या होगा कि थ्योरी जो है फॉरवर्ड होगी। थ्योरी के बाद क्या होगा कि अगर थ्योरी जो है एक्सेप्ट होगी तो फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो होगा लॉ, ठीक है ना। तो ये स्टेप्स हैं कुछ जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहले ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन होती है, डेटा कलेक्शन के बाद जो है हाइपोथेसिस जो है होता है, रीजनिंग, इंडक्टिव, कुछ रीजनिंग दी जाती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद कंक्लूजन उसका आता है, रिजल्ट क्या है। उसके बाद जो है थ्योरी पास होती है, थ्योरी अगर एक्सेप्टेबल है तो उसके बाद जो है वो लॉ पास होता है।
तो ये स्टेप्स हैं जिसको हम जो है आप डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किस चीज़ को ऑब्जर्व करना। साइंटिस्ट मेक कीन ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्ट द फैक्ट्स ऑलरेडी रिपोर्टेड बाय अदर्स, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि साइंटिस्ट जो है किसी भी प्रॉब्लम को जो है कोई प्रॉब्लम अगर सामने आती है फेस करते हैं तो उसको जो है बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन में जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ऑब्जर्वेशन में डेटा कलेक्शन भी आती है, ठीक है ना। तो और इसके अलावा क्या करेगा कि वो डेटा कलेक्ट करेगा, मीन्स अगर उस प्रॉब्लम पे किसी और साइंटिस्ट ने पहले से वर्क किया है तो उस फैक्ट्स को, वो जो डेटा है उसको कलेक्ट करेगा ताकि उसको काम अपना रिपीट ना करना पड़े। वो सब कुछ कलेक्शन करके कुछ सब डेटा कलेक्ट करने के बाद ही उसके फर्दर वर्क करेगा। ऐसा ना हो कि वो काम रिपीट करे, इसलिए जो है डेटा कलेक्ट करेगा। एग्जाम्पल ऐसे देते हैं जैसे कि कोई भी डिजीज़ जब होती है किसी को, मतलब मीन्स कोविड जब नया नया आया, ठीक है ना, कोविड जब आया तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्योंकि ये क्या है, ये लिविंग थिंग से जो है रिलेट कर रही है, उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। तो साइंटिस्ट ने पहले ऑब्जर्व किया होगा कि कोई नई डिजीज़ आई है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो है फ्लू होता है, उसमें कफ होता है, उसमें जो है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर वो जाके उस साइंटिस्ट जो पेशेंट होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे कि इसको क्या क्या कंडीशन, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। फिर वो जो है जैसे कि जब ऑब्जर्व किया होगा पता चला होगा कि किससे हो रहा है, कौन से वायरस से हो रहा है या किससे हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद वो डेटा कलेक्ट करेगा कि मीन्स इस वायरस पे किसी और ने पहले से वर्क किया है। तो क्या करेगा कि कोरोना वायरस जो है तो उसके ऊपर किसी और ने पहले से वर्क किया है तो उन साइंटिस्ट का जो है कलेक्शन डेटा कलेक्ट करेगा ताकि उसको काम अपना रिपीट ना करना पड़े, जो पहले हो चुका है उसको रिपीट ना करना पड़े, वो नया वर्क करे। तो जितना उसमें वर्क हुआ होगा तो उसके वो आगे फर्दर जो है वो स्टार्ट करेगा, जितना काम उसको हो चुका है कि पहले किसी साइंटिस्ट ने जो है उसमें वर्क किया है उसके वर्क के आगे जो है वो स्टार्ट करेगा। तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन और फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना, मीन्स फैक्ट्स को कलेक्ट करना, ठीक है ना, जिसपे जो ऑलरेडी रिपोर्ट हुआ है, ऑलरेडी किसी साइंटिस्ट ने काम किया है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, द अदर वन इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है इसमें क्या करते हैं कि हम यूज़ करते हैं सेंसेस। साइंटिस्ट जो है अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं रिजल्ट को, ठीक है ना। कौन कौन से सेंसेस, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे 5 सेंसेस हैं, कौन कौन से हैं, टेस्ट, स्मेल, स्मेलिंग, टेस्ट और टच, साइट देखना और हेयरिंग। तो ये 5 सेंसेस हैं, ठीक है ना, हमारे पास। तो इस 5 सेंस को यूज़ करते हुए साइंटिस्ट जो है सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना। जैसे कोई चीज़ है फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, उसको पहले टेस्ट करेगा, स्मेल लेगा और फिर उसको टच करेगा कि टच करने में कैसा है, वो उसको देखेगा और उसको जो है अगर कोई वॉइस वगैरह है तो सुनेगा भी, तो अपने जो है उसकी क्वालिटी चेक करेगा, ठीक है ना। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है, क्या होती है, ये अनमेजरेबल होती है, मतलब इसको हम मेजर नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि ये जो है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स होती है जैसे कि रूलर्स हो गए, बीकर्स हो गए, सिलेंडर हो गए और थर्मामीटर्स, जैसे हम टेम्परेचर को जो है क्या करते हैं कि उसको मेजर करते हैं थर्मामीटर से, इस तरह हम बीपी जो अपेटस होता है, ठीक है, उससे हम बीपी ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। और जो है इस तरह वेदर को चेक करने के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, लेकिन अब बीकर पे जो है लेबलिंग होती है, रूलर पे भी लेबलिंग होती है, उससे मेजर करते हैं। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है वो क्या होती है, दीज आर मेजरेबल, ठीक है ना, इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो क्वांटिटेटिव होती है क्या होती है, एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ये मोर एक्यूरेट होती है, ठीक है ना। क्यों एक्यूरेट होती है, क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं और क्वालिटेटिव को हम मेजर नहीं कर सकते। और एक्यूरेट क्यों होती है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में केजी की बात करें, ठीक है ना, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर हम किसी और मुल्क में भी जाएँ तो वहाँ भी हम केजी की बात करेंगे तो हमें 1 केजी में 1000 ग्राम ही मिलेंगे और हाफ़ केजी में 500 ग्राम मिलेंगे। सेम पाकिस्तान में हमें हाफ़ केजी में 500 ग्राम मिलेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ के केजी में और किसी और मुल्क के केजी में फ़र्क हो, तो इसलिए इसको इस रिज़ल्ट को हम मोर एक्यूरेट कहते हैं। लेकिन क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी में क्या होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल मैं 2-3 स्टूडेंट हैं उनको मैं चॉकलेट देती हूँ, लेकिन अब हर किसी का टेस्ट अलग होगा। अब एक बच्चे को चॉकलेट बहुत अच्छी लगी और दूसरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, तीसरे को मतलब अलग
टेस्ट होगा तो उसको मे बी अच्छी लगे, मे बी ना अच्छी लगे, तो मीन्स सबके टेस्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्वालिटेटिव को जो है मोर एक्यूरेट नहीं कह सकते। हर किसी का टेस्ट अलग है। अगर हम किसी को कोई परफ्यूम दे देंगे, परफ्यूम को स्मेल करके बताएंगे स्मेल कि कैसा है, तो हर किसी का जो है चॉइस अलग होगी, ठीक है ना। इसलिए हम जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है ना। अब ऑब्जर्वेशन हो गई, डेटा कलेक्शन हो गया। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप जो आता है वो कौन सा है, दैट इज हाइपोथेसिस, ठीक है ना। हाइपोथेसिस, ठीक है ना। हाइपोथेसिस क्या है, on the basis of these facts a scientist formulated a tentative statement, ठीक है ना, called hypothesis, ठीक है ना। जो फैक्ट्स उसने कलेक्ट किए हैं, मतलब किसी साइंटिस्ट के जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है या उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन की उसने फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, उन फैक्ट्स के बेसिस पे क्या करेगा कि वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देगा। व्हाट आर टेंटेटिव स्टेटमेंट मीन्स नॉट फिक्स्ड, वो ऐसी स्टेटमेंट देगा जो फिक्स नहीं होगी, ठीक है ना। मीन्स येस, यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे, मीन्स वो येस भी हो सकते हैं, नो भी और मे भी, मतलब कोई भी चीज़ है तो ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना, और मे भी हो भी, ठीक है ना। तो उसमें मतलब कोई फिक्स डिसीजन नहीं होता, उसमें जो है मतलब शक की बात है कि ये ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, मतलब दो कोई स्टेटमेंट होता है, जैसे ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, ठीक है ना। Hypothesis is the assumption that is made on the basis of some evidence. This is the initial point of any investigation and translate the research question into the prediction, ठीक है ना। अच्छा, हाइपोथेसिस क्या है, इसमें जो है साइंटिस्ट अज्यूम करते हैं, ठीक है ना, जो एविडेंस उसको मिले हैं उसको अज्यूम करता है कि ये जो है ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने का जो है इनिशियल जो है स्टेप है, ठीक है ना। से अगर कोई चीज़ है तो उसके बारे में वो हो जाएगा कि कहाँ से आई है, क्यों है, जो है इसमें क्या क्या होता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है, उसमें ऐसा भी हो सकता है, मीन्स एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देगा, कोई फिक्स उसमें नहीं होगा जो है उसमें कि मे बी ऐसा हो, मे बी ऐसा हो, ठीक है ना। तो उसमें ये जो है स्टेटमेंट होती है, ठीक है ना, प्रोडक्शन होती है, मतलब प्रोडक्ट करता है, ठीक है ना। हाइपोथेसिस में रीजनिंग होती है, जो रीजनिंग जो है दो तरह की होती है इसमें। द वन इज इंडक्टिव, the other one is deductive. So what is inductive? A scientist use isolated facts to reach a general idea that explain a process specific to journal, ठीक है ना। साइंटिस्ट जो है कोई फैक्ट जो है आइसोलेटेड फैक्ट यूज करते हुए जो है एक जनरल आइडिया उसका पहुंचते हैं, ठीक है ना। मीन्स कि एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कहा है कि स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब स्पेसिफिक से वो जनरल की तरफ जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक आइडिया से जनरल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल pigeon, sparrow, parrot are birds and they have wings, है ना। अब ये स्पेसिफिक की बात की, तो pigeon, पैरेट एंड स्पैरो, हमने कुछ स्पेसिफिक बर्ड्स के नाम लिए, तो हमने कहा कि दे हैव विंग्स, उनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है ना। इट्स मीन ऑल बर्ड हैव विंग्स, इसका मतलब है कि तमाम, अगर मतलब पीजन, पैरेट और स्पैरो के विंग्स हैं, क्योंकि वो बर्ड्स हैं तो उनके विंग्स हैं, इसका मतलब है तमाम परिंदों के जो है विंग्स होंगे, ठीक है ना। पहले हमने स्पेसिफिक की बात की, हमने स्पेसिफिक परिंदों की बात की, ठीक है ना। उसके बाद हमने तमाम बर्ड्स की हमने बात की, तो ये क्या है, स्पेसिफिक टू जर्नल। और डिडक्टिव में क्या होता है, इट आफ्टर इन्वॉल्व एन इफ देन स्टेटमेंट, जर्नल टू स्पेसिफिक, मतलब इसमें हम क्या इफ देन स्टेटमेंट का जो है स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन विल आल्सो हैव विंग्स, ठीक है ना। अगर तमाम परिंदों के जो है विंग्स होते हैं तो जो है पिजन के भी विंग्स होंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जनरल पहले हमने बात की, तमाम परिंदों की बात की, तमाम बर्ड्स की हमने बात की, उसके बाद हम जो है स्पेसिफिक जैसे हमने पिजन की बात की कि अगर तमाम परिंदों के बर्ड्स विंग्स होते हैं तो इसका मतलब यही है कि ये जो है फैक्ट है कि पिजन क्योंकि बर्ड है तो उसके भी विंग्स होंगे, स्पैरो क्योंकि बर्ड है तो उसके भी विंग्स होंगे, जब सब बर्ड्स के विंग्स है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जनरल टू स्पेसिफिक हम जा रहे हैं, पहले हमने जनरल की बात की, फिर हम स्पेसिफिक पे गए, और इंडक्टिव में क्या हुआ कि स्पेसिफिक से जनरल पे गए, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप जो है एक्सपेरिमेंटेशन।
मीन्स एक्सपेरिमेंट करना, ट्राई करना। द एक्शन और अ प्रोसेस ऑफ ट्राइंग आउट न्यू आइडियाज, मेथड्स और एक्टिविटीज आर कॉल एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, मतलब कोई भी जब कोई भी एक्शन, कोई भी प्रोसेस, कोई चीज़ ट्राई करने की, ठीक है ना, कुछ न्यू आइडियाज़ को, मेथड्स को, एक्टिविटीज़ को ट्राई करना, उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है ना, मीन्स टेस्टेड अगेन एंड अगेन। ठीक है ना, कोई भी चीज़ जब आती है, कोई भी स्टेटमेंट जब कोई साइंटिस्ट देता है, हाइपोथेसिस होती है, तब उसको जो है बार बार उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि क्या ये कौन सा एक्सपेरिमेंट सही है, मीन्स क्या ये सही है गलत है। जैसे आपने लैब में देखा होगा कि आप बोलते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मीन्स एक चीज़ जो है उसको बार बार उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर जो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हम बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो है हमारा सक्सेसफुल रहा, ये सही रहा, तो एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज कंक्लूजन। आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा द साइंटिस्ट ड्रॉ अ कंक्लूजन। जितना भी डेटा जो है एनालाइज किया गया है, साइंटिस्ट वगैरह कंक्लूजन मीन्स रिजल्ट देगा, कंक्लूजन देगा। एंड वेरी कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑब्जर्व इन द एक्सपेरिमेंट। जितने भी फैक्ट्स जो एक्सपेरिमेंट में अब जो फैक्ट थे उसको जो है साइंटिस्ट ऑब्जर्व करेगा। द डेटा फ्रॉम रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स सपोर्ट द हाइपोथेसिस। द साइंटिस्ट पब्लिश द हाइपोथेसिस experimental data for other scientists to review and discuss। अब जो बार बार रिपीट हुआ गया है, बार बार रिपीट किया गया है, टेस्ट किया गया है, किसी भी चीज़ पे टेस्ट बार बार किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, अगर वो सपोर्ट कर रहा है हाइपोथेसिस को, मतलब जो स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा हो, उससे मिल रहा हो, साइंटिस्ट क्या करेगा, इस हाइपोथेसिस को पब्लिश कर देगा। क्यों पब्लिश करेगा और जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसको पब्लिश कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि ताकि दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उसके ऊपर रिव्यू करें, उसको डिस्कस करें। ठीक है ना, तो फिर उसके डिस्कशन के बाद, उस रिव्यू के बाद जो है वो कंक्लूजन जो है उसका कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज अ थ्योरी। If the conclusion come true, the hypothesis is taken as true। मीन्स कोई भी जब कंक्लूजन को ट्रू साबित हो, ठीक है, सही साबित हो, तो जो हाइपोथेसिस जो स्टेटमेंट दी गई थी उसको भी ट्रू माना जाता है, उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है ना, अदरवाइज इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। वरना तो क्या करते हैं कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जब भी कोई जब एक्सपेरिमेंट होता है, बार बार एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, कंक्लूजन जो है पॉजिटिव सही साबित होता है, तो क्या होता है कि थ्योरी बनाई जाती है। तो वो साइंटिस्ट जो थ्योरी जो है देता है, तो जो दूसरे साइंटिस्ट भी करते हैं वो उस कोशिश में लगे रहते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि इस थ्योरी को गलत साबित किया जाए। तो वो क्या करते हैं, वो हर साइंटिस्ट जो है अपना अपना एक्सपेरिमेंट करता है इसके ऊपर, ताकि वो इस थ्योरी को जो है गलत साबित कर सके। लेकिन अगर बार बार परफॉर्म करने के बाद, बार बार जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी वो थ्योरी जो है गलत साबित नहीं कर पाते या उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, तो उस थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट करने को नेगेटिव करने में मतलब कामयाब होते हैं, तो वो उस थ्योरी के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन लग जाते हैं। ठीक है ना, सिर्फ आपके पास थ्योरी की अगर हम एग्जाम्पल, तो सेल थ्योरी है आपके पास, डार्विन थ्योरी है, इसके अलावा जो है लेमार्क थ्योरी भी है। ठीक है ना, तो मतलब इससे अब कुछ थ्योरीज ऐसे थी जो एक्सेप्टेबल होती, कुछ होती एक्सेप्टेबल नहीं होती। एक्सेप्टेबल वो होती है जिनको कोई और साइंटिस्ट ऑब्जेक्शन नहीं करते। सब जो साइंटिस्ट उसको मान ले, तो मतलब वो थ्योरी जो है आगे फॉरवर्ड की जाती है। और अगर उसको कोई और साइंटिस्ट ऑब्जेक्शन देता है और वो ऑब्जेक्शन सही साबित होते हैं, तो फिर वो थ्योरी जो है वहीं पे जो है मतलब रुक जाती है। ठीक है ना, on the basis of the true hypothesis a theory is put forward। ठीक है ना, अच्छा जो हाइपोथेसिस जो स्टेटमेंट दी गई थी, मतलब कंक्लूजन हुआ, कंक्लूजन के बाद अच्छा उससे पहले जो स्टेटमेंट दी गई थी, अगर वो सही साबित हो तो उसकी बेस के ऊपर जो फॉरवर्ड जो थ्योरी है उसको फॉरवर्ड किया जाता है। जब कोई थ्योरी सही साबित होती है, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है वो लॉ बन जाता है। ठीक है ना, सो व्हाट इज लॉ? Scientific laws or laws of science are statements based on repeated experiments or observation that describe or predict a range of natural process। है ना, साइंटिफिक लॉ जब थ्योरी जब सही साबित हुई तो अब वो लॉ बन गया। अब लॉ जो है अनचेंजेबल है, मीन्स वो एक्सेप्टेबल है। लॉ जो है सब कॉन्स्टेंट है, मतलब हर जगह एक ही लॉ चलता है। ठीक है ना, जैसे आपने न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा, तो न्यूटन्स लॉ जो है
जो से लॉ दिए थे, ठीक है ना, तो वो लॉ हर मुल्क में सेम, हर जगह जो है वही लॉ माने जाते हैं। उसको कोई ऐसा नहीं है कि कहीं और जो है उसको लॉ में चेंजिंग कर सके, ठीक है ना। तो वो कॉन्स्टेंट होते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई भी थ्योरी जो है सही साबित होती है, उसको लॉ बन जाता है, फिर लॉ में कोई चेंजिंग नहीं होती है, वो हमेशा जो है लॉ ही रहता है, हमेशा जो है सेम ही रहेगा, ठीक है ना। जिसमें जो है वो बार बार जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ऑब्जर्वेशन हुए, उनकी बेसमेंट पे जो उनकी बेसिस के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको हम लॉ कहते हैं, ठीक है ना। जी, यहाँ पे हमारे जो है बायोलॉजिकल मेथड्स के स्टेप्स कंप्लीट हो गए, तो उसको आप एग्जांपल देखिए जो मैं थोड़ा समझाऊंगी आप लोगों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स या बायोलॉजिकल मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्लांट है, ठीक है ना। प्लांट क्या करेंगे आप, उससे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि किस टाइप का प्लांट है और कौन से एरिया का प्लांट है, मीन्स इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है, इसको क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। देन जो है आप जो है डेटा कलेक्ट करेंगे, मतलब किसी और जो साइंटिस्ट है इसके बारे में कुछ रिपोर्ट दिए तो या कुछ फैक्ट्स दिए तो आप उसको डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे और उसके फर्दर जो है वर्क करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा फर्टिलाइज़र है जो बेस्ट वर्क करेगा इस प्लांट को ग्रो करने में, बेस्ट वर्क करेगा। जैसे कि प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल, फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है, सनलाइट वगैरह सब चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा फर्टिलाइज़र ऐसा है जो कि इस प्लांट को अच्छे से ग्रो करेगा। देन हमें बता देगा हाइपोथेसिस, ठीक है ना। मीन्स प्लांट्स ग्रो विद फर्टिलाइजर ए विल ग्रो द फास्टर। मीन्स आपके पास तीन तरह के जो है फर्टिलाइजर है, ए बी एंड सी। हाइपोथेसिस जिसमें निकाला कि टेंटेटिव स्टेटमेंट दी जाती है, मीन्स के मे बी ए जो फर्टिलाइजर है वो अच्छे से इसको ग्रो करे, इस प्लांट में जब इसको जब पुट करेंगे तो ये अच्छे से ग्रो करेगी। अब हाइपोथेसिस मीन्स वो अंदाजा लगा रहा है साइंटिस्ट, ठीक है ना। अंदाजा लगाने को क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस, मतलब टेंटेटिव स्टेटमेंट दे रहा है। अब क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है ना। तीन जो है प्लांट है, सेम प्लांट है, तीनों प्लांट में जो है अलग अलग फर्टिलाइजर डाले, मतलब ए में जो है फर्टिलाइजर ए, बी में जो फर्टिलाइजर बी और सी में जो है फर्टिलाइजर सी डाल दिया। अब एक्सपेरिमेंट किया, तीनों में जब एक्सपेरिमेंट बार बार एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि जो ए, जहाँ पे ए फर्टिलाइजर डाला गया था तो उस प्लांट ने क्या हुआ कि अच्छे से ग्रो कर लिया। ये आप देखते हैं यहाँ पे जो फर्टिलाइजर है ए वाला, इसमें ए फर्टिलाइजर है वो अच्छे से ग्रो उसने कर लिया। सेकेंड वाला जो है बी वाला, वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, और थर्ड वाला भी जो है ये ड्राई हो गया और ये जो है ग्रो ही नहीं कर पाया, मतलब बहुत कम ग्रोथ जो है इसने किया है, ठीक है ना। और ये जो है थोड़ा बहुत ग्रो तो किया है लेकिन क्या है, ड्राई हो गया है, मतलब एज कम्पेयर टू ए जो है सबसे ये दोनों जो है अच्छे से ग्रो नहीं किए हैं दोनों। और जो ए, जिसमें ए फर्टिलाइजर डाला था तो वो क्या है उसने अच्छे से ग्रो किया। अब यहाँ पे हम लोग जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हुआ कि कंक्लूजन सामने आई कि यहाँ पे हाइपोथेसिस जो है ए जो हाइपोथेसिस कि ए में भी जो है ए फर्टिलाइजर अच्छे से ग्रो करे, ठीक है ना। तो ये हाइपोथेसिस क्या और ट्रू साबित हो गई। अब ट्रू साबित हो गई तो इसके बाद जो है कंक्लूजन आया क्या कि हाइपोथेसिस के बहुत प्रूफ करेक्ट है। जो स्टेटमेंट दी गई थी कि जो ए फर्टिलाइजर है वो जो है अच्छे से ग्रो कर सकता है इसको, तो वो अब स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू साबित हो गई, तो कंक्लूजन बन गया। अब बार बार इस तरह जो है फिर वो थ्योरी बन जाएगी, थ्योरी बनने के बाद जो है बाकी कुछ साइंटिस्ट हैं तो वो चाहेंगे कि उस थ्योरी को गलत साबित कर सके। अगर वो इसमें कामयाब हो गए गलत साबित करने में तो वो थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं होगी, और अगर वो उसको गलत साबित करने में नाकाम हो गए तो वो थ्योरी जो है लॉ बन जाएगा। वो लॉ जो है हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, हमेशा एक जैसा ही रहेगा। तो दीज वर द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स क्या था, बायोलॉजिकल मेथड वो मेथड्स जो कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। व्हाट वाज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते हो, लाइफ से रिलेट करते हो, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो साइंटिस्ट जो है किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इससे फर्दर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, न्यू टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, और वो लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, और उसके बाद चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए जो है
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जो है थैंक यू सो मच। अल्लाह